नमस्कार। भाषा, साहित्य, संस्कृति और अनुवाद का अंतः संबंध गुलाब रस मिश्रित शरबत के उन तत्वों जैसा है जिसमें सभी का अनुपात समान रहने से मिठास और सुवास में वृद्धि होती है। यदि कोई भी अनुपात कम और अधिक हो जाए तो समान शरबत नहीं बन सकता। भारतीय साहित्य के बारे में कहा जाता है, जो भाषाएं अनेक, साहित्य एक। इस अनेक को एक करने और एक को अनेक करने में अनुवाद की महती भूमिका रहती है। भारत में अनुवाद की प्राचीन परंपरा को आधुनिक तकनीकी और संस्थागत प्रयासों से अधिक विस्तार मिला है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए दो विशिष्ट अतिथि आमंत्रित हैं। सबसे पहले मैं मैडम श्रीमती वनीता जी को स्वागत करता हूं। दूरदर्शन में आपका स्वागत है और आप अध्यापन, अनुवाद, साहित्य से दीर्घकाल से जुड़ी रही हैं। अपने दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर के श्रीनिवास राव। आप साहित्य अकेडमी सचिव हैं और साहित्य से कई दशकों से जुड़े रहे हैं। अनुवाद कार्य को देश भर में विस्तार देते हैं और विदेश में भी भारतीय संस्कृति का, भारतीय भाषाओं के सम्मान बढ़ाते हैं। इस परिचर्चा की शुरुआत करने से पहले राव साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतने दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर आप भारतीय साहित्य के प्रचार प्रसार में, भारतीय भाषाओं के विकास में और संस्कृति के विकास में अनुवाद की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? देखिए, हर भारतीय कम से कम 2 भाषा तो जानते हैं या कभी कोई 3, 4, 5 भाषा है। मतलब एवरी इंडियन इज ए बाइलिंगुअल इफ नॉट ए ट्राइलिंगुअल, ये कहा गया है एक। और अनुवाद की क्षेत्र ऐसा है, बिना अनुवाद के भारत में बिल्कुल एक मूव नहीं हो सकती है। अनुवाद की वजह से हम भारत एक एकता बन के रही है आज तक। जैसा कि आपको कश्मीरी लिखी गई कोई साहित्य हो या कोई भी चीज़ हो, अगर कोई मणिपुर वासी को, अगर मणिपुर साहित्यकार को पढ़ना है, एक अनुवाद एक माध्यम है। और बिना अनुवाद की भारत में तो बिल्कुल एक मूव हो ही नहीं सकती है। जैसा कि आपने कहा है कि भारत में कम से कम 1000 से ज़्यादा भाषाएं हैं, बोलियां हैं और भारत सरकार ने 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया। और साहित्य अकादमी, जिस संस्था से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम लोग 24 भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया। कोई केरला में लिखी गई साहित्य को मराठी वाला पढ़ सकेंगे, मराठी हुए साहित्य को पंजाबी वाला पढ़ सकेंगे, पंजाबी में लिखी गई उत्कृष्ट साहित्य को कश्मीरी वाला पढ़ सकेंगे। इस सब में अनुवाद का बड़ी भूमिका है। बिना अनुवाद का तो हो ही नहीं सकता है। एक मूल लेखक को सिर्फ अपना क्रिएटिव राइटिंग लिखना होता है, अपना मूल लेखन करेंगे, लेकिन अनुवादक को उस क्षेत्र की संस्कृति को भी जानना पड़ता है, उधर की रीति रिवाज को, मतलब कल्चर को, उसके अंदर अपना आप को समर्पित होना पड़ता है, मतलब टारगेट लैंग्वेज में, और अपने लैंग्वेज में तो होना ही पड़ता है। मतलब वो 2 भाषा का ज्ञानी हो, 2 संस्कृति का ज्ञानी हो, तभी वो एक अच्छा अनुवाद कर पाएंगे। सो अनुवाद की क्षेत्र तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत ही नहीं, पूरा दुनिया में आज बिना अनुवाद का बिल्कुल कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मेरी मातृभाषा तेलुगु है, वनिता जी का मातृभाषा पंजाबी है, आपकी मातृभाषा मैथिली है। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं हिंदी के माध्यम से। यानी हम सभी का अंदर एक इनविजिबल चिप है जो अपना आपको अनुवाद कर रही है। जो आपका प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो यहाँ भी एक अनुवाद की क्षेत्र की एक भूमिका हम लोग भी निभा रहे हैं यहाँ। सो बिना अनुवाद की ये दुनिया बिल्कुल मूव ही नहीं हो सकती है आज का तारीख में। या ये तो लाइव अनुवाद हो रहा है। सोच रहे हैं हम अपनी अपनी भाषा में और अनुवाद के जरिए हम सबको साझा कर रहे हैं। अच्छा वनीता जी, सभी भाषाओं के अपने स्थानीय रंग होते हैं जी, चाहे वो भाषा कितनी भी वैश्विक क्यों न हो। अंग्रेजी में भी कुछ नेटिव स्लैंग्स होते हैं, नेटिव टच होता है, उसी तरह सभी भाषाओं के। और आज इलेक्ट्रॉनिक के युग में भाषाएं प्रसर भी रही हैं, कई भाषाएं विलुप्त भी हो रही हैं। तो अनुवाद के माध्यम से अगर हम बड़ी भाषाओं में चीज़ों को ले जाते हैं तो क्या इसके माध्यम से छोटी छोटी भाषाओं पर भी असर पड़ रहा है, या उसका विस्तार हो रहा है, या वो नष्ट हो रही हैं?
पहले तो मैं किसी को बड़ी भाषा नहीं मानती। सब भाषाएं देखो, हम जिस युग में जी रहे हैं समानांतरता का युग है, तो इसमें हम हर भाषा को समानता देते हैं। तभी तो साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं को ये नहीं देखा कि मैथिली छोटी है या पंजाबी छोटी है, हिंदी बड़ी है या कोई बड़ी है। एक जैसा इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं, उनकी किताबें भी प्रकाशित करते हैं। तो मेरे ख्याल में भाषा बड़ी छोटी नहीं होती, क्योंकि उसकी यूजेज कितनी है, आबादी कितनी है, उसके हिसाब से है। की दृष्टि से, क्योंकि भाषा ने तो साहित्य रचना करना है और उसको अनुदित होना है दूसरी भाषा में, तो उसमें इम्पॉर्टेंट तो आइडिया है कि भी किस भाषा में वो लोग अपनी संस्कृति में कैसे सोचते हैं, किस तरह के विचार प्रकट करते हैं। तो वो आइडियाज़ बड़े होते हैं जिसको हमने दूसरी भाषा में ले जाना अपना मान महसूस करते हैं कि ये जिसको आपने छोटी भाषा कहा, कि अगर वो भाषाई लोग भी अच्छा सृजन करते हैं तो वो बड़ी से बड़ी भाषा तक कम्युनिकेट कर सकता है। जी जी, और कोई दृष्टि नहीं। जी। हाँ, तो स्थानीय रंग में जैसे होता है जो हर एक भाषा का और हर एक स्थानीय समाज का एक समाज शास्त्र होता है। और जैसे मान लीजिए किसी को हम पारो नाम से बुलाते हैं, तो शरद चंद्र के पुस्तकों में पारो, और या कोई अपनी पुत्री का नाम पार्वती से पारो बोलते हैं, या फिर रामू, इन शब्दों में। या गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में अहिल्या प्रसंग में कहा है, जब अहिल्या राम जी से विनती करते हैं, विनती प्रभु मोरी मैं अति घोरी, विनय नाथ न मांगो बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मधुप करे पाना। वहाँ जो भोरी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, भोली का भी कर सकते थे। जी जी। तो अहिल्या जिस देव सत्ता द्वारा उत्प्रेरित हुई थी और ऋषि सत्ता द्वारा प्रेरित हुई थी, उस सारे भाव उसके भोरी में आ जाते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हाँ, तो भोली के जगह पर भोरी कहने से काव्य सौंदर्य बढ़ता है। उसी तरह पारो का भी समाज शास्त्र है, और रामू का भी समाज शास्त्र है, उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है। तो जब हम अनुवाद करते हैं तो जो भाषाएं, दो भाषाओं के बीच अनुवाद क्रिया होती है, तो उसमें जिसमें सांस्कृतिक एकता होती है, सांस्कृतिक रूप से भाषाएं नज़दीक हों, भाषाई दृष्टि से नज़दीक हों, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। जैसे उत्तर भारत की किसी भाषा में पारो और रामू का अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं, उसके जो कनोटेशंस हैं, अर्थ छाया है, प्रकट हो जाता है। लेकिन जो सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से दूर की भाषा है, उसमें हम कैसे करेंगे इसको? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल और बड़ा मानीखेज है जो आपने कहा। तो मैं इसके सुनते सुनते कितना दूर निकल गई कि इसमें हमारा इतिहास भी पड़ा है, हमारा कल्चर भी है, अपनी अपनी सांस्कृतिक कनोटेशंस हैं, सब तरह की विविधताएं हैं। और जब कोई, जैसे पारो का एग्जाम्पल आपने दिया, पारो को ट्रांसलेट अगर अंग्रेज़ी में कोई करता है तो उसको पारो शब्द लिख देता है, तो वो अभिधा तक ही रह जाता है, वो उसकी लक्षणा और व्यंजना तक पहुंच ही नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी मल्टी लेयर्स हैं, तो उनको एक फुट नोट में दे देना चाहिए। रिसेंटली बात बताती हूँ राव जी, जब अब इस बार हमने जो वर्कशॉप की ना, तो उसमें एक कहानी थी, सिंधी राइटर लिख रहा है और वो साउथ के एक केरला का एक दे रहा है कैरेक्टर जिसमें है कानन दर्शनम। तो हम सब ऐसे कानन दर्शनम लिख के पहले लिख दिया। फिर हमने कहा कि भी कानन दर्शनम है क्या, जब हम ही को नहीं पता तो हम खाली लफ्ज़ का अनुवाद करके नहीं, ट्रांसक्रिप्ट लिप्यांतरण कर रहे हैं हम। तो ये क्या है कानन दर्शनम? किसी ने कहा भी वो कानन काना होगा, तो हमने उसमें देखा, यूट्यूब में देखा वो कानन देवता है। एक मैंने देखा वहाँ एक देवी है, कानन देवी है। तो फिर इसका हल यही निकला कि पहले तो उसका जो कानन दर्शन के लिए जाने का एक करैक्टर का है जिद कि भी हमने वहाँ जाना है, उसको ऐसे कानन दर्शन के लिए जाने का यूज़ करके नीचे फुटनोट देना चाहिए, ताकि इसकी जो ऐतिहासिक और मिथहासिक
प्रसंग हैं वो हमारे साथ चलेंगे। भाषा में जा सके। जी जी, वो व्यंजना तक जाएंगे, जी। बहुत सारी उसकी परतें निकलेंगी। इसी तरह मैं एक हमारे जो फोकलोर है, फोकलोर में भी बहुत सी ऐसी शब्दावली होती है जो ट्रांसलेट नहीं हो पाती। जैसे मैं पंजाबी में लिखती हूँ तो पंजाबी में नी अड़िए कुछ नहीं है, ये प्यार से, जैसे आप कहते प्लीज डू दिस, प्यार से किसी को अड़िए को क्या अनुवाद करोगे। तो ये भाषाओं में जो एक सुंदरता होती है उसका रूप में रस लाने के लिए जो ट्रांसलेटर है, अनुवादक है, उसको बहुत ही जैसे राव जी ने कहा कि ये एक रिक्रिएशन का काम है। तो ट्रांसलेशन एक इजी जॉब नहीं है, इसको बड़ी संवेदनशीलता से काम करना पड़ता है, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम अपनी भाषा को लक्ष्य भाषा तक लेके जाएं तो वो भी पढ़ के उसका वही स्वाद ले सके जिस तरह का हमने अपनी मूल भाषा में किया है। ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बढ़िया। आप इन कोविड महामारी के दौरान भी साहित्य कार्यक्रम करते रहे हैं और साहित्य के प्रसार में लगे हुए हैं। उस दौरान क्या अनुभव रहा? किस तरह से आप अनुवाद, साहित्य और अपने कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या यूट्यूब से कैसे उसका प्रचार प्रसार करते थे? देखिए, इसमें दो चीज़ें। पैंडमिक का टाइम में, जो कोविड महामारी का समय में अनुवादकों के लिए तो बहुत अच्छा रहा। एक साइड की पिक्चर हमें जो देखा है भारत में, क्योंकि एक तो अच्छा समय मिला उन लोगों को। एक एग्जाम्पल है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 में बिश्केक में एक अनाउंसमेंट किया था कि भारत के 10 उत्कृष्ट कृतियों को हम SCO कंट्रीज में लैंग्वेजेस में हम अनुवाद करेंगे, यानी रशियन और चीनी भाषा में और अंग्रेजी में। और उस दौरान में हमें हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय और विदेशी मंत्रालय ने हमें वो काम सौंपा था। सो उस पीरियड को हम लोग इतना अच्छा तरह से इस्तेमाल किया और हमारी जो अनुवादक भी उसको इतना अच्छा किया। जो प्रधानमंत्री की जो घोषणा का हिसाब से जब SCO चेयरमैन थे हम लोग 2020-21 में, उस समय पे हमने वो 10 कृतियों को दोनों भाषाओं में अनुवाद करके हम लोग समय पे दे पाया। सो एक एग्जाम्पल है कि अनुवाद के क्षेत्र में किस तरह से काम हुआ है। बहुत अच्छा, मतलब अनुवादक अपने अच्छा अनुवाद किया, उस समय को सही इस्तेमाल किया। ये आपने ये देखा होगा, उस समय जो लोग मोबाइल को भी हाथ लगाना नहीं चाहते थे, मतलब हमारे सीनियर लेखक जो उम्र में ज़्यादा है, उन लोग भी ऑनलाइन में आकर हमारे मतलब कार्यक्रमों में भाग लिया। चाहे अपने पोती पोताओं से सीख लिया होंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, उन लोग ने भी, मतलब हम लोग क्यों पॉजिटिव साइड का सोचे। कोविड महामारी हो गया, हम लोग को सब लोग की एक दर्द कहानी है। उसके साथ साथ अगर इस तरह का स्टोरी को भी हम देखें तो बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी है। मतलब पर्यावरण का सिखाया, किस तरह से हम लोग को रहना चाहिए, स्वच्छता को लेके सिखाया, उस तरह से रहने से पूरा प्रकृति किस तरह से हमें वाइपरीत भी कर सकती है, हमारे साथ भी दे सकती है, दोनों चीज़ों को भी सिखाया पैंडेमिक ने। सो हम लोग अगर पॉजिटिव लिया तो बहुत कुछ नया चीज़ भी सिखा है जो समय के अनुसार ज़रूरत भी थे। और साहित्य अकादमी ने एकदम सक्रिय रूप में कम से कम 500 से अधिक ऑनलाइन कार्यक्रम किया उस दौरान में, और कोई काम रुकी भी नहीं है। हम लोग समय समय पे पुस्तक प्रदर्शन भी लगाया। अनुवाद के क्षेत्र में तो खूब काम भी हुआ है, खूब पुस्तक भी छापा है हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आने से और वैश्वीकरण में चीज़ें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर तक बहुत जल्दी चली जाती हैं, लेकिन जो साहित्यिक अनुवाद है उसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखता पड़ता है। तो क्या गुणवत्ता और गतिशीलता के बीच में तारतम्य बनाए रखते हुए हम उस हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं और जल्दी से काम को आगे बढ़ा सकते हैं? मैं तो हमेशा पॉजिटिव वे का ही बात करता हूँ। इसमें दो चीज़ है, गुणवत्ता की जो बात कर रहा है वो तो सही है, लेकिन साथ साथ जो ये सोशल मीडिया वैश्वीकरण की इस वजह से बहुत सारे युवा लेखक खास तौर से जो अपने चीज़ों को व्यक्त करना चाहेंगे, चाहे कविता का रूप में या कहानी का रूप में या और कुछ, अपने ब्लॉग राइटिंग शुरू कर दिया ताकि उनकी रीच हज़ारों लोगों में पहुंच गया। एक पुस्तक छाप के उतना हज़ारों लोगों के पास पहुंच नहीं पाती है। बहुत अच्छा। ये एक माध्यम से ठीक है, उसमें वो लेखन में बहुत सारे कुछ ग्रामेटिकल एरर हो सकती है,
बहुत कुछ मात्राओं की हो सकती है, लेकिन अपने चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्ति हो रही है, अभिव्यक्ति हो रही है और लोगों के पास पहुंच रही है, और इमीडिएटली उनकी जो कम्युनिटी में उनका रिएक्शन भी हो रहा है, उससे वो अपने आप को सुधारने में या जो भी है मतलब बहुत ही परिवर्तन, वो एक पॉजिटिव वे का हम लोग देखना चाहिए। क्योंकि हर एक नया जो लेखक है, हर एक पब्लिशर कोई आगे आके उसका छपते नहीं है, फिर वो कहाँ जाएंगे? वो उनके लिए ये एक सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है एक बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है युवा, खास तौर से युवा लेखक ने सभी चीज़ों का, तकनीकी का ये है। और दूसरी बाकी जो है पुस्तक के रूप में जो है किंडल का रूप में ये सब आ रहा है, और ठीक तरह से अभी आगे वाली दुनिया जो ज़माना है वो वही है, इलेक्ट्रॉनिक की जो ई बुक्स यही चीज़ होगी। अभी भारत अभी आगे बढ़ना बाकी है उन चीज़ों में, लेकिन फिर भी पुस्तक हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो हाथ में जो लेके जो पुस्तक पढ़ने का जो महसूस करना, उसकी जो फीलिंग है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से माध्यम से हमें वो चीज़ की वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। इसलिए हम आज का तारीख में जबकि हम न्यूज़ देखते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल में न्यूज़ समय अलर्ट्स आते हैं, उसके बावजूद भी सवेरे उठ के हम लोग समाचार पत्र फिर पढ़ते हैं उसी समाचार को, जो हमारी भारतीय का जो एक फील है हम लोग का, वो आदत है, हमारी संस्कृति में वो बड़ा एक अंदर ये हुआ है। इस फिल्म में मुझे ना एक हंसी की बात याद आ गई, किताबों लेके हम लोग कितने रोमांचित हो जाते हैं, तो मुझे वो ज़माना भी याद आता है कि भी जब लाइब्रेरीज में जाते थे तो वो एक किताब का अपना रोमांस, और ये जो हमारे थे आजकल वो फेसबुक पे इस तरह की एक उनकी बातचीत चलती है, तो मुझे अपना समय याद आता है कि हम लोग किताब को देख के पढ़ के लाइब्रेरी में से निकाल के तो अपने सराहने रख के सोया करते थे। गुलजार साहब का कविता है उसके ऊपर, मतलब इस पे रोमांचित होके बहुत कवियों ने, नूर साहब ने कितनी अच्छी लिखी, कविता पढ़ने और प्यार करने में कोई फर्क नहीं होता। तो इस तरह का हमारा जो ज़माना था वो किताब के साथ तो हम लोग शैदाई थे, लेकिन आज का जो युग है, जैसे राव जी ने बताया कि ई कल्चर में ई बुक का आते हुए दशक में सारा ई बुक का फैशन हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन किताब को जर्नी में पढ़ने का एक अपना ही स्वाद है। पता नहीं अब हमारे आने वाले कितना को इससे आनंदित होते हैं, हमें नहीं पता। किताबें पढ़ते हुए युवा लोग नज़र आते हैं, वो चाहे एयरपोर्ट पे हों, स्टेशन पे हों, बस में भी हों, तो कुछ मैंने तो ऐसा देखा है। हालांकि लोग कहते हैं कि आजकल किताब पढ़ने का रिवाज नहीं रहा, प्रकाशक भी रोते हैं कि बिकती नहीं है किताब, पर ऐसा नहीं बदल गया है। हाँ, माध्यम बदलने से ये नहीं मुझे लगता कि ख़त्म हो गया, एक और चीज़ नई आ गई है, उसमें भी बल्कि डबल हो गया हमारा। जैसे आप कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, तो मैं भी किताबों के लिए इसी तरह से सोचती हूँ कि बुक कल्चर भी है और ई कल्चर भी आ गया, युवा भी पढ़ रहे हैं। जी। हाँ सर, आपने तो प्रोत्साहित करने के लिए कई और योजनाएं भी बनाई हुई हैं, पुस्तक केंद्र भी खोले हुए हैं। बिल्कुल। साहित्य अकेडमी का मेट्रो सफर में भी मैं पुस्तक केंद्र 1-2 मेट्रो पर भी देखा हूँ। दिल्ली में अभी बहुत जल्दी से हम लोग बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन में भी बुक शॉप खोल रहे हैं। दिल्ली में भी सेट है। दिल्ली में तो 2 मेट्रो बुक शॉप्स है, एक काश्मीरी गेट में, एक विश्वविद्यालय में। और हम लोग दिल्ली मेट्रो को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि हमें एक स्पेस दीजिए, हम मेट्रो स्टेशन में लाइब्रेरी भी चलाना चाहते हैं। क्या बात एक कम से कम जो प्रवासी है वो बीच की जो आधा घंटा 1 घंटा समय जो है वो एक रीडिंग रूम की तरह रहेंगे। वो हम लोग मेट्रो को लिखा है, वो लोग अगर पॉजिटिव वे में जल्दी सोचेंगे, हम लोग एक छोटा सा एक रीडिंग रूम भी कोई मेट्रो स्टेशन में खोलेंगे, ताकि पठन पाठन में थोड़ा सा लोगों को एक वापस से एक एंकरेजमेंट मिले। कहते हैं जो पुस्तक, युवाओं में पुस्तक पढ़ने की प्रवृत्ति कम हुई है। आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रयोग कर रहा है, सोशल मीडिया प्रयोग कर रहा है, दूरदर्शन कई दशक पहले साहित्यिक कार्यक्रमों पर, साहित्यिक पुस्तकों पर सीरियल बना के लोगों तक साहित्य पहुंचाने का काम, तो ऐसा नहीं है जो मुद्रित किताबें ही साहित्य को पहुंचा पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उतने ही तेजी से और उतने ही प्रभावी ढंग से, और ये प्रयोग दशकों पहले हो गया। हमारे जो सीरियल सब बने हुए हैं दूरदर्शन के, तो हमने उस माध्यम से घर घर में साहित्य पहुंचाया। बिल्कुल। तो एक सपाट जो बयान होता है, जो युवाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति, लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति,
पढ़ने का एक तरीका ये भी हो सकता है, और इस माध्यम से भी हम अनुवाद और संस्कृति को दूर दूर तक फैला सकते हैं। पुस्तक और उसका अनुवादित रूप जो है ये हमें सिनेमा ने भी दिया, टीवी में भी दिया, डॉक्यूमेंट्रीज ने भी दिया है। तो हमने इससे अपना जो ज्ञान का घेरा है उससे हर पाठक का विस्तार हुआ, दर्शक बन के हुआ चाहे पाठक बन के हुआ, विस्तार होता है। जी जी सर, दक्षिण की फिल्में जैसे बाहुबली, आरआर, ये सब यहाँ पर डब हो करके, डब भी एक प्रकार का अनुवाद ही है जी। तो वहाँ के सिनेमेटोग्राफी से लेकर और संस्कृति तक का प्रभाव उत्तर में वो ज़्यादा सफल हो रही हैं, वहाँ भी सफल हो रही हैं, लेकिन तो क्या ये बोथ वे ट्रैफिक है कि वन वे है, इधर से भी चीज़ें जाती हैं कि उधर से ही आ रही हैं? इस बात को हम लोग को ये मानना चाहिए, इसमें हिंदी का बहुत बड़ा भूमिका है। ये हिंदी भाषा ऐसे ही है, सभी भाषाओं को अपने में समेट लेती है। वो हिंदी भाषा अभी देश में एक उभर के ऐसे है कि देश की जो आधा आबादी, कम से कम 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी तो जानते हैं, बोलते हैं, जानते हैं। भले वो ग्रामर में गलत बोलते होंगे या कुछ भी ठीक मातृभाषा में छूट है। अब सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान तो करना चाहिए और करते भी हैं, और वो रहना चाहिए, बोलियों को भी, भाषाओं सभी को। लेकिन हिंदी एक बड़ा भूमिका इसलिए निभा रही है, इसलिए दक्षिण भाषा की थोड़ा सा हिंदी में और ज़्यादा डबिंग होकर आ रही है, उसमें सफलता मिल रही है। क्योंकि हिंदी भाषा में वो चीज़ है, सभी भाषाओं को अपने में समेट लेना। हिंदी भाषा का आप देखिए, आप मेघालय में जाइए, अगर हिंदी भाषा आता है उसकी रोटी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आइजवाल में जाइए, कोई दक्षिण भारत में जाइए, कभी भी हिंदी से काम चल जाती है पूरा देश, मतलब ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। वो इसलिए लोगों का हर चीज़ की टारगेट जो है हिंदी भाषा का होती है। और दूसरी चीज़ है कि जब दक्षिण भारत से जब फिल्म्स बनाते हैं उसी वक्त एक डबिंग का भी साइमल्टेनियसली रिलीज़ कर लेते हैं लोग, और थोड़ा सा तेज़ी से काम कर रहे हैं वो लोग, और वो भी एक मार्केटिंग स्टाइल हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरा तो कहना ये है कि वो हिंदी भाषा के कारण जो है, और हिंदी भाषा से उससे क्या हो रहा है, हिंदी भाषा ही नहीं है, वो दक्षिण भारत की भाषा का भी विस्तार हो रहा है। जैसे RRR की कहा, तेलुगु फिल्म की अल्लूरी सीताराम राजू को बेस बना के बनाया, उससे क्या हो रहा है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन है जो लोग नहीं जानते हैं, जो वॉरियर है, हमारे जो अनसंग हीरो का जैसा है, ब्रिटिश टाइम में जो ये किया, अभी वो हिंदी क्षेत्र की लोग सब जानने लगा। वो एक आम जानने, मतलब 60 करोड़ लोगों को अभी अल्लूरी सीताराम राजू कौन है पता चल गया। क्यों हम उस तरह से, मतलब एक 5-6 करोड़ में बोलने वाले तेलुगु भाषी लोगों को जो जानते हैं वो 60 करोड़, मतलब 10 गुना बढ़ गया उनका जो रीच। इसलिए वो उस तरह का भी मुझे लगता है कि जो पिक्चर बनाने वाले जो निर्माता हो, डायरेक्टर हो, उस दृष्टि से सोच रहे होंगे, उसका रीच जो है थोड़ा सा वाइड रेंज में है। इसलिए अभी हमारे साहित्य अकादमी में भी ज़्यादा से ज़्यादा अनुवाद जो है हिंदी किताबों में ज़्यादा होती है, उसके बाद अंग्रेजी में होती है। हिंदी भाषा ऐसा है कि एक लिंक लैंग्वेज है सभी भारतीय भाषाओं के लिए, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्रीज भी तो देते हैं, तो उसमें भी डबिंग सारी वो अभी अनुवाद करने का है। अभी जैसा अनुवाद के क्षेत्र के अगर हम लोग दोबारा उस चीज़ को जिक्र करें, भारत में अनुवादकों की बहुत कमी है, श्रेष्ठ अनुवादकों की और भी कमी है, और डायरेक्ट अनुवादकों की बिल्कुल और भी कमी है। नेबरिंग स्टेट्स की लैंग्वेजेस में अनुवादक आपको मिलेंगे जी। जैसे हिंदी मैथिली में कोई पारंगत मिल जाता है, राजस्थानी हिंदी का मिल जाएंगे, उसी तरह मराठी और कन्नड़ा का मिल जाता है, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर स्टेट्स है। उसी तरह कन्नड़ा और तेलुगु का मिल जाएंगे, तमिल और मलयालम का मिल जाएंगे। लेकिन मलयालम मणिपुरी कहाँ गया, उसके लिए वहाँ हिंदी लिंक लैंग्वेज, क्योंकि देश में एक भी अनुवादक नहीं है जो मलयालम से सीधा मणिपुरी में कर पाएंगे। देश में एक भी अनुवादक नहीं जो कश्मीरी से सीधा कोई दक्षिण भारत या नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज असमी में कर पाएंगे, नहीं है। हिंदी अंग्रेजी के मिल जाते हैं, हिंदी अंग्रेजी का इसमें, इसलिए मैं अंग्रेजी का शब्द ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे पहला आप लोग क्वेश्चन में मैडम ने बात किया, हिंदी में वो चीज़ है भारतीयता है, अंग्रेजी में वो चीज़ नहीं है, भारतीयता, इंडियननेस जिसको कहता है। इसलिए जो भी भारतीय साहित्य को दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करते समय उसको सुलभ होगा, मतलब थोड़ा सा आसान पड़ती है। क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारी भारत के राष्ट्रपति और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुका है, उनने जो कहा,
इंडियन लिटरेचर इज वन दो रिटन इन मेनी लैंग्वेजेस, कितना भी भाषा में लिखे भारतीय साहित्य एक ही है। लेकिन वो संस्कृति जो है अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, जैसा कि आपने जो जिक्र किया प्रोवर्ब्स की, अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत मुश्किल होता है। एक शब्द में आप बहुत कुछ कह देते हैं, आदमी को बहुत ऊंचा में भी ले जा सकता है, एक शब्द में आदमी को गिरा भी सकता है। जब वो साहित्य में वो प्रयोग होती है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वो 2-2, 3-3 पन्ना लिखने के बाद भी वो उस तरह का एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। लेकिन जब भारतीय भाषाओं में एक दूसरे की भाषा में अनुवाद करते समय कहीं ना कहीं मिल जाती है, क्योंकि हम लोग का संस्कृति एक ही है, भले हम लोग अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा बोलते हैं, अंतरधारा है। इसलिए हिंदी बहुत बड़ा भूमिका निभा रही है भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए, और आसान भी पड़ती है और अनुवादक भी मिल जाता है, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा और इजाफा करना चाहूँगी कि हिंदी के हमें बहुत मिलते हैं, और हिंदी एक्चुअली देखा जाए तो हमारा सेतु का काम कर रही है। सब भाषाओं को जोड़ने के लिए ये ऐसा पुल है कि जिस पे हम सब सवार हैं, और इसी की वजह से कभी मैं उड़िया में से सीताकांत महापात्रा को कर लेती हूँ, कभी रमाकांत रथ को ले लेती हूँ, कभी मलयालम से के सच्चिदानंद को ले लेती हूँ। तो हमें इन लोगों का कैसे पता चलता अगर हिंदी इसका माध्यम ना होता तो, क्योंकि इतनी भाषाएं तो हम जानते नहीं हैं, 2-3 लैंग्वेजेस जानेंगे। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेप पे देखें तो फिर हमें अंग्रेज़ी, क्योंकि पहले कुछ टाइम पहले था कि साउथ इंडियन लोग हिंदी भी इतना अच्छा नहीं समझते थे और वो अंग्रेज़ी से ही सारा कर पाते थे। अभी भी ये दिक्कत आती है उनमें कि अगर उनको भी हिंदी धीरे धीरे अब तो प्रयोग में वो भी कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा फिर हमारा एक दूसरा सोर्स बन जाता है जिससे हम इंटरनेशनल जो लिटरेचर्स हैं उनको भी अपनी भाषा में ले आते हैं। तो उससे हमारा विजन और कंपैरेटिव स्टडी और भी बढ़ जाती है। तो मैं इस बात को लेकर, हमारे पंजाबी के एक राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, उन्होंने 20 उपन्यास जो हैं वो अंग्रेज़ी के माध्यम से पंजाबी को दिए। तो उससे हमें पता चला रशियन, चाइना, अमेरिकन, ये लोग किस किस तरह से लिखते हैं, उनकी स्टाइलिस्टिक्स हैं, उनकी सिम्योटिक्स क्या है, ये सब हमें अंग्रेज़ी के माध्यम से पता चली। तो उसके लिए भी क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा अंग्रेज़ी को नहीं जानते। पहले हमारे पास वो दूसरी भाषाओं के विश्व साहित्य जो है वो अंग्रेज़ी में आता है, फिर अंग्रेज़ी से हम हिंदी में करते हैं। तो इसलिए हम हिंदी को बहुत बड़ा सेतु मानते हैं कि ये हमारे को विश्व से जोड़ता है। पंजाबी में ज़्यादा चीज़ अनुदित हो रही हैं कि पंजाबी की चीज़ें ज़्यादा हिंदी समान। हम दूसरी भाषाओं से पंजाबी में बहुत कुछ लेके आए हैं। विश्व साहित्य और भारतीय साहित्य का कोई भी, मैंने खुद भी कोई ऐसी भाषा नहीं छोड़ी जिसमें मैंने अनुवाद नहीं किया। राव जी की मेहरबानी से हमें बहुत शौक़ है कि मैं हर भाषा का जो क्लासिक काम है उसको अपनी भाषा में लेके आऊँ। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास भी इतने उम्दा ट्रांसलेटर्स नहीं हैं जो पंजाबी से दूसरी भाषाओं में, जैसे पंजाबी टू मलयालम, पंजाबी टू कोंकणी, पंजाबी टू कन्नड़ करें, ऐसे नहीं है। तो फिर हमें हिंदी का ही आश्रय लेना पड़ता है। तो हिंदी में तो बहुत काम कर रहे हैं हम, पंजाबी से हिंदी में जा रहा है, लेकिन ज़्यादा जो उसकी मिकदार है वो दूसरे साहित्य को पंजाबी में लाने की है। हमारा यत्न रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में करके तो दें ताकि वो दूसरी भाषाओं में भी जा सके हमारा लिटरेचर। सर, इन दिनों प्राचीन ग्रंथों में लोगों की दिलचस्पी अधिक बढ़ी है। लोग रामायण, महाभारत, सीरियल सभी तरह तरह से आ रहे हैं और लोग उसको पढ़ भी दे रहे हैं, एपिक पर नॉवेल भी लिख रहे हैं। तो प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद में साहित्य अकेडमी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, NBT जैसी संस्थाओं की कैसी भूमिका है, किस दिशा अभी वर्तमान में? पहले तो बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ। अभी फ़िलहाल तो इतना उस तरह का तेज़ी से तो नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ कर चुका है ऑलरेडी। अभी जहाँ जहाँ थोड़ा कमी नज़र आ रहा है उन चीज़ों को फिर दोबारा एक रिवाइवल कर रहा है। लेकिन एक तो है पब्लिशिंग के बारे में आपने बोल रहा है, लेकिन साहित्य अकादमी ने एक काम शुरू किया है, मतलब संत साहित्य को प्रमोट करने के लिए एक सेंट पोइट्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया है।
ताकि कबीर आज का तारीख में भी हमारे दैनंदिन जीवन में रेलेवेंस है। जी और उसी तरह तुलसीदास भी है, उसी तरह बसवन्ना भी है कर्नाटका का, उसी तरह अक्क महादेवी भी है, उसी तरह अंडाल भी है, उसी तरह पोतना भी है। इसलिए हम लोग समय समय पे जैसे कबीर फेस्टिवल, गुरु नानक फेस्टिवल और शंकर देव फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट का जो आइकॉन है पूरा नया नॉर्थ ईस्ट को जो जोड़ के रखा है, गुरु तेग बहादुर, इस तरह से उन लोगों को हम सेलिब्रेट करके उसके माध्यम से नया पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी देना और उनको एक दिलचस्पी लाना, और उस तरह का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। और उसमें जो आलेख पढ़ा जाएगा उन चीज़ों को एक पुस्तक के रूप में लाके, थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड जो पेपर्स है उनको एक पुस्तक रूप में लाना, क्योंकि अभी नया पीढ़ी को अभी का उन लोग समझने वाली भाषा का माध्यम से ही उनको समझाना पड़ेगा। पहले उन लोगों के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़े, वो जरूरी है आज का जो युवा पीढ़ी को। और उसके बाद उनकी जो रिलेवेंस क्या है हमारी दैनिक जीवन में, हमारे संस्कृति में उन लोग किस तरह से समेट है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब जैसा कि माता पिता की इम्पोर्टेंस कैसा है, उसी तरह वो संत कबीर लोग ने जो कहा है, तुकाराम की दोहा समझिए, ये सब जो चीज़ है उन लोग को समझने के लिए हम लोग नामदेव फेस्टिवल एक किया, तुकाराम का फेस्टिवल एक किया। इस तरह का हम लोग समय समय पे वो करके उस तरह का हम लोग ये कर रहे हैं। अब रिसेंटली हमने एक सेमिनार भी किया है कि द इम्पैक्ट ऑफ रामायण एंड भगवत गीता, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भगवत गीता और रामायण का क्या रोल रहा, उसके ऊपर एक सेमिनार किया, बहुत अच्छा तरह से रहा। अभी हम लोग आने वाले जो हमारे साहित्योत्सव में भी हम लोग इम्पैक्ट ऑफ रामायण एंड महाभारत ऑन इंडियन लिटरेचर, इस विषय पे भी हम लोग सोच रहे हैं। मतलब आज जो हो रहा है उस टाइम के जो हुआ है वही हम आज का तारीख में भी देख रहे हैं। जी जो हमारे थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में देख रहे हैं, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में, थोड़ा टेक्निकल, कुछ चीजें शाश्वत हैं, वो पूरा है, वो कहीं हमसे अलग नहीं हो सकती है। सो वो चीज को युवा पीढ़ी में लाने आत्मा जैसी है वो चीजें। बात यह है कि उन्होंने यही कहा कि यंग जनरेशन को हमारे जो एपिक्स हैं उन तक ले जाने के लिए उनकी भाषा में उनको थोड़ा सा लाना पड़ेगा ताकि इंटरेस्ट बने, नहीं तो वो ऑर्थोडॉक्सी समझ के एक पलायन कर लेते हैं। देखिए हर भाषा समय समय पे बदल जाती है जी, बहता नहीं है, भाषा बहता नहीं। 100 साल की पहली जो हमारे मातृभाषा तेलुगु है आज मुझे पढ़ने में बहुत कठिन होता है। 100 साल पहले गुरजाड़ अप्पा राव ने कन्या शुल्कम जो मोन्यूमेंटल वर्क है उसकी सेंटनरी भी सेलिब्रेट किया गया है, वो कन्या शुल्कम पढ़ना है तो आज का तारीख में मुझे बहुत मुश्किल होता है। जब मेरे लिए हो तो हमारे बच्चों के लिए कितना मुश्किल होगा। में जो 4-5 साल वो है, अंग्रेजी साहित्य में भी यही है, सभी जो चौसर के टाइप का है, शेक्सपियर तक ठीक है, उससे पहले में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत है। ये इसी हिसाब से अब जो कंटेम्पररी जो भाषा प्रयोग में है वो उस हिसाब से अभी जो युवा पीढ़ी को अगर साहित्य के प्रति दिलचस्पी लाना है तो उस तरह का साहित्य को हम लोग फिर दोबारा छप के उन लोगों को उपलब्धि करवाना पड़ेगा, तभी उसको अच्छा से हो सकता है। और उसका अनुवाद भी करवाएंगे क्या? अनुवाद भी एनिमेशंस के थ्रू और कई तरह से बच्चों को ललायत किया भी जा रहा है और अनुवाद करके आए तो, लेकिन शब्द का एक अलग फ्लेवर होता है बिल्कुल उसके हिसाब से। अच्छा, ये अनुवाद भारत को लोग बड़े बाजार के रूप में देखते हैं, दुनिया के लोग, भारत के लोग भी बहुत से देशों में हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से और इसकी क्षमता की दृष्टि, लोकतंत्र की दृष्टि से भारत को एक बड़ा बाजार के रूप में देखते हैं। इसमें वो अपनी चीज़ों को पहुंचाने के लिए हमारी भाषाओं का सहारा लेंगे, फिर अनुवाद का भी सहारा लेंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि जो अनुवाद की एक नई अर्थव्यवस्था, ए न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसलेशन डेवलप हो रहा है, जो हम यहाँ को भी प्रभावित करेंगे, दुनिया को भी प्रभावित करेंगे? देखिए इसमें एक उदाहरण है आपके जो वार्धा में जो महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी है, वहाँ कितना चीन से और अन्य देशों से आके हिंदी सीख रहा है जी। जो आप प्रश्न पूछे उसी का जवाब वही है। आप JNU में जाइए, क्यों इतने विदेशी विद्यार्थी हमारा हिंदी सीखने में आ रहा है? क्योंकि यहाँ की जो कंज्यूमर सोसाइटी है, इकोनॉमिक बाजार जिसमें
वो उन लोग को ये भाषा सीखना ही पड़ेगा। भले वो चीन में कोई मोबाइल बना रहे होंगे या वियतनाम में बना रहे होंगे, उसके ऊपर हिंदी में जब तक आप लिटरेचर नहीं छापेंगे, साहित्य जो है, साइंटिफिक लिटरेचर है, जो हर चीज़, एक वॉशिंग मशीन के बारे में एक ब्रोशर छपता है, वो भी एक लिटरेचर है, ब्रोशर है, उसको जब तक वो भाषा नहीं सीखेंगे नहीं हो सकता है। इसलिए सभी दुनिया की लोग अभी भारत की ओर देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट जो है भारत में ही है, और मल्टीलिंगुअल देश है, मल्टीलिंगुअल देश ही है। हम 2002 में गए थे चाइना, साहित्य अकेडमी ने हमें भेजा कल्चरल एक्सचेंज में, तो वहाँ पे भी हमने यूनिवर्सिटी में देखा कि हिंदी भाषी बहुत लोग हमें मिलने आए, वहाँ एज अ सब्जेक्ट हिंदी था, तो हमें बहुत सारे लोग मिले वहाँ पे हिंदी बोलते हुए। अच्छा, अनुवाद के माध्यम से हम पूरे भारतीय भाषाओं से परिचित होते हैं, लेकिन हर समाज का, हर भाषा का एक स्थानीय रंग होता है, और इस माध्यम से हम बहुत सी नई चीज़ों को भी जान पाते हैं दूसरे क्षेत्र के लोग। तो क्या ऐसा लगता है जो ये अनुवाद राष्ट्रीय एकता में भी अहम भूमिका निभा रही है ना, कि जो लिटरेचर हम लेंगे उसका अनुवाद होगा तो उसमें एक नेशनल इंटेग्रिटी का तो बनता ही है। डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी चीज़ का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, किस तरह के साहित्य का क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, कंटेंट की जो चूज करना है वो इम्पोर्टेंट है, किस तरह की सामग्री का अनुवाद करते हैं। तो जो संस्थागत प्रयास हो रहे हैं उसमें तो अच्छी सामग्री का ही आता है, जो राष्ट्रहित में संस्कृति को संवर्धन करने के लिए होता है। और भारत में बहुत सी संस्थाएं हैं, एनबीटी भी अपना काम कर रही है, अनुवाद परिषद अपना काम कर रही है, तो साहित्य अकेडमी तो 24 भाषाओं का कर ही रही है। जी। तो व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत लोग कर रहे हैं अपना अपना काम जी, अपने जी स्वांता सुखाई के लिए भी, रुचि के लिए भी। अनुवाद एक श्रमसाध्य कार्य है, और उस रस को, भाव को, सबको व्यक्त करने के लिए अनुवादक को श्रमसाध्य और सतत प्रयास करना और क्रिएटर भी होना पड़ता है। उसका एक उदाहरण, जैसे व्यास मुनि के सर्वाधिक प्रचलित जो श्लोक हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका अनुवाद किया है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बारह ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कितना एक्सेलेंट अनुवाद है, जो उसमें एक भी पक्ष, एक भी अर्थ छाया छूटा नहीं है। तो ऐसे जो इसमें बुद्धिजीवियों को विश्राम भी मिले और सामान्य जन समझ भी सके, ये ऐसा अनुवाद हो, क्योंकि अनुवाद बहुत जिम्मेवारी का काम है। ऐसा अनुवाद अगर हो तो बोधगम्य भी होगा, सरस भी होगा, लोगों को बांध के भी रखेगा, और ऐसे अनुवादकों की ज़रूरत है जो ये राष्ट्रीय एकता और संस्कृति को भाषा के पंख पर बिठा के दूर दूर तक ले जाए। बहुत अच्छी चर्चा रही, सार्थक चर्चा, और इसमें आप दोनों विशिष्ट अतिथि आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार।